सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, तेरे कदमों से। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा, मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। और मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतर से जुड़ी, मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतर से जुड़ी, पंजतर से जुड़ी। बेखतर हो कि लहद में मैं उतर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ीशान गौहर हमारे साथ मौजूद थे। नात खां और खुदा आपकी खुशहाली में मज़ीद खुशक अदा करे। गौहर आपका नाम है और गौहर नायाब आपकी आवाज़ है। हमारे साथ ही आप रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम और शाम बखैर। दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सोनिया सुंदर। प्रोग्राम का आगाज़ आज की अच्छी बात के साथ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार का सोना इबादत, उसकी खामोशी तस्बीह करना, उसकी दुआ कबूल और अमल मकबूल है। तो माह सयाम की मुबारक सातों में रब को मनाएं, अपने गुनाहों की तौबा करें, अपनी बख्शिश के लिए दुआ मांगिए, मग़फ़रत के तलबगार बन जाइए। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के बक़िया हिस्से की जानिब। हुकूमत ने 2 दिन पहले ही अपनी 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की है और आज जो इदारा शुमारियात के नंबर्स जो बताए जा रहे हैं कि मुल्क में महंगाई 9.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। महंगाई में इस कमी का दावा अफरात ज़र की शरह की बुनियाद पर लगाया जा रहा है, जो गुज़िश्ता माह
1.5% रही। बेशक ये हुकूमत की पॉलिसीज़ की समरात हैं, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने भी तसल्ली बख्श करार दिया है। हुकूमती वुज़रा भी इसी बुनियाद पर महंगाई में कमी के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकतन आवाम तक इन नंबर्स के समरात पहुँचते दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। आज हमने दावत दी है अपने इस सेगमेंट में डॉक्टर खाकान नजीब, जो कि साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना है और मुआशी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, हम हमेशा से ये बात करते हैं, हम पहले भी ये बात करते आए हैं कि जी सिंगल डिजिट में आ गई, अब ये कि कम तरीन सतह पे आ गई, लेकिन लोगों को ये समझाइएगा कि ये महंगाई में कमी आ रही है या महंगाई बढ़ने की शरह में कमी आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबको रमज़ान मुबारक एंड दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी आ गई है। ओवरऑल पहले जायज़ा ले लें, इसका क्या मतलब है? महंगाई के बढ़ने की शरह में खातिर खा कमी आ गई है। सो ये खातिर खा का जो लफ्ज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। इसका क्या मतलब है? 2023 में महंगाई 29% बढ़ रही थी, 2024 में महंगाई जो थी वो 24% ऑन टॉप ऑफ दैट बढ़ी। अब जब हम इस वक्त पहले ये जो हमारे 6 से 7 माह का डेटा हमारे सामने आया है, इससे हमें ये पता चला है कि जो महंगाई के बढ़ने की शरह है वो 6% से भी नीचे आ गई है। ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं हो रही, पर महंगाई औसतन बहुत ही कम शरह पे आ गई है कंपेयर टू द लास्ट 2 ईयर्स। इससे लोग ये तो ज़रूर फील कर रहे होंगे कि जब वो बाज़ार जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती हैं, बारिंग रमज़ान पे अलहदा बात कर लेंगे, बिकॉज वहाँ पे एक डिमांड क्रिएट होती है, एक स्पाइक आती है प्राइसेस की। बट अदरवाइज़ एक बहुत ही जिसे कहेंगे अच्छी तरह से महंगाई के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है। इससे उम्मीद ये लगाएं कि अगर आपकी तनख्वाहें जो हैं इस साल 10% बढ़ती हैं और महंगाई कहीं 8-9% बढ़ती है, तो आपकी जो रियल परचेजिंग पावर है, बाइंग पावर है, वो बढ़ गई है। और दूसरा ये है कि जब ऐसी स्टेबिलिटी आई है तो जो शरह सूद है 22% पे थी, आज 12% पे है। लेट से आप जाके कल गाड़ी खरीदती हैं, मैडम गाड़ी खरीदती हैं, तो अब वो उसको लीज कराती हैं, तो बहुत आसान लफ्ज़ों में पहले वो 22 लाख रुपया 1 करोड़ के पीछे किस्त दे रही थी, अब वो 12 लाख रुपया 1 करोड़ के पीछे किस्त देंगी। इसी तरह अगर कोई उनकी दोस्त जो है फैक्ट्री लगाती है या कोई काम करती है, तो उसको इसी तरह शरह सूद कम देनी होगी तो कारोबार बढ़ेगा। आई थिंक इसको इस नज़रिए से सोचना चाहिए कि महंगाई में कमी की शरह नहीं हुई, बल्कि महंगाई में बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें एक खातिर खा कमी आ गई है, और ये सिंगल डिजिट्स में एक अच्छा है। और महंगाई अगर 5 से 7% के दरमियान रहे तो दैट इज़ ऑल राइट, बिकॉज इतनी महंगाई का मतलब है कि एक डिमांड क्रिएट हो रही है, लोग बाइंग पावर है लोगों की, लोग चीज़ें लेना चाहते हैं। सो ये है एक तनाजुल ओवरऑल इस वक्त इकॉनमी का। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात सुनकर कुछ मुझे सूझी है कि मैं आपसे ही वो चीज़ क्लियर पूछूं। पहले मैंने सोचा था कि फैसल से क्लियर करूंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो आप शायद सही इंसान है जिससे मैं पूछूं। आपने कहा कि महंगाई की शरह बढ़ने में कमी आ गई है, महंगाई में इतनी कमी नहीं आई, तो क्या ये बात मुनासिब है? मुनासिब ये नहीं था कि महंगाई में कमी आती, महंगाई की शरह बढ़ने में कमी? कुछ साउंड तो कुछ इतना भला मालूम नहीं होता। देखिए, उसके लिए आप ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान में यानी कि जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें जो बढ़ी थी वहाँ से कम हो जाएं। ऐसा करने के लिए तो लॉन्ग टर्म आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी फ्रेम करनी पड़ेंगी कि मुल्क की पैदावारी सलाहियत जो है वो इतनी बढ़ जाए कि पाकिस्तान में जो 5 स्टेपल क्रॉप्स हैं, जो फूड की बात अगर करें, तो उनकी पैदावारी सलाहियत बढ़े और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो। अगर ये सब कुछ होगा तो फिर आप ये सोच सकती हैं जो आप चाह रही हैं। पर दुनिया भर में और जो डेवलपिंग मुल्क हैं उनमें 5 से 7-8% अगर महंगाई होती रहे, यानी कि चीज़ें महंगी होती रहे औसतन ऑन द एवरेज इन अ ईयर, एक बास्केट ऑफ 51 गुड्स, तो दैट्स फाइन, बिकॉज साथ साथ आपकी सैलरीज भी तो बढ़ रही होती है ना। याद रखिए, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 15% सैलरीज बढ़ाई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल ने भी कुछ सैलरीज आपकी बढ़ाई होंगी। अगर वो मैच करती रहें या 1-2% ज़्यादा हो महंगाई की शरह से, तो देन यू आर कंफर्टेबल। ये है एक ओवरऑल तनाजुर जो इस वक्त मुल्क है। ये भी हुआ है कि कुछ चीज़ों की कीमतों में कमी भी हुई है। उसका क्या मतलब है? कुछ फूड आइटम्स जो सीजनली बहुत बढ़ गए थे वो नीचे आए हैं। आपने ये भी देखा कि तेल की कीमत कुछ बढ़ी हुई थी
दुनिया में इस वक्त तेल की कीमत $70 से भी नीचे चली गई है, तो आपने देखा कि थोड़ी सी जो तेल, पेट्रोल, डीजल ये प्राइसेस हैं ये भी नीचे आई हैं। सो ओवरऑल थोड़ा सा कंफर्ट लोगों को है। पर जिन्होंने पिछले 2-3 साल में 12%, 29% और 24% कीमतों के बढ़ने की शरह देखी है, वो लोग ऑब्वियसली अपनी बाइंग पावर खो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अब हमें कीमतों के बढ़ने की शरह को ऐसे मैनेज करना है कि वो 5-7% बढ़ें और लोगों की तनख्वाहें 8-10% बढ़ें, उनके बच्चे जॉब्स पे आएँ, ताकि आने वाले साल 2 साल में वो रिकूप कर सकें अपनी बाइंग लॉस पावर। सही। डॉक्टर साहब फिर मुझे ये बताइएगा कि वो यार्ड स्टिक्स क्या हैं या फिर वो स्टेप्स क्या हैं जो हुकूमत ने लिए पिछले 1 साल में, और उन स्टेप्स की वजह से हमने जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उस पर काबू पाने में हम कामयाब हो पाए। देखिए, सबसे बढ़ के तो ये हुआ कि पाकिस्तान ने जब फंड के साथ इंगेज किया तो एक जो पाकिस्तान की जिस तरह से रुपया टूट रहा था उसमें आपने देखा कहाँ 325 टू $1 था। फिर एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, स्मगलिंग पे काबू पाना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोकना। इससे क्या हुआ? इससे जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन थी वो टूट गई। दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई, तेल की कीमतों कम होने से भी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो टूट गई। कुछ लास्ट ईयर जो सबसे अच्छी चीज़ हुई पाकिस्तान में वो ये थी कि जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर है वो 6% ग्रो किया। ऑल क्रॉप्स केम इन माशाल्लाह गुड। जब क्रॉप्स अच्छी आई तो जो फूड इन्फ्लेशन थी वो स्पेशली टूट गई। नंबर 3 ये हुआ कि पिछले 2-3 साल में जिस तरह कीमतें बिजली और गैस की बढ़ी थी वो इस साल में नहीं बढ़ी, क्योंकि जो प्राइस पास थ्रूज थे, यानी कि जो कीमतों के बढ़ना था और जो बैकलॉग था वो पास ऑन हो गया। और आखिर में देखें, हमने इकोनॉमी को स्लो किया, आपकी डिमांड को तोड़ा। इसका क्या मतलब है? अगर मैडम गाड़ी खरीदने जा रही थी और वो 22 लाख रुपए की किस्त सालाना की थी 1 करोड़ की गाड़ी के पीछे, तो उन्होंने कहा मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगी। जब उन्होंने गाड़ी नहीं खरीदी तो आपने देखा कि गाड़ी की कीमतों में 4-5 लाख रुपया कमी आई एक्चुअली। फिर लोगों ने ऐसे भी किया, एक कंपनी ने, कि आप गाड़ी ले लें और किस्तें बगैर इंटरेस्ट के जो है अपने पास हमें देते रहें। सो ये जो डिमांड को आपने तोड़ा और थोड़ी सप्लाई साइड बेहतर हुई। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, तेल की कीमत प्लस रुपया को संभालना। और आखिर में सबसे बड़ी ये बात है कि जब आप IMF से इंगेज हुए तो आपके रिजर्व्स $4 अरब पे भी नहीं थे, आज वो $11 अरब को क्रॉस कर गए हैं। तो इससे जो रुपया है वो फर्दर स्टेबलाइज कर गया। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब। आई जस्ट विश एंड प्रे कि एक दिन हम ये बात कर रहे हो कि आज सिर्फ रेट और इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन भी नीचे आता जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैप्पी रमज़ान। तो हम महंगाई की बात तो कर ही रहे हैं, हुकूमत की पॉलिसियाँ और इक़दाम एक तरफ के जहाँ पे महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो कम हुई है, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? शहर कराची का रुख करें, गिरा फरोशी उरूज पर है। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट को दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया है। मनमाने और दुगने दामों पर फलों की फरोख्त जारी है। जानते हैं मरियम हसन से कि कराची में क्या चल रहा है। जी मरियम, बताइए। माह मुबारक में गिरा फरोशी जो है वो उरूज पर पहुंच गई है। खुसूसन फलों की अगर हम बात करें तो फलों की कीमतें जो हैं वो एक आम आदमी की पहुंच से मुकम्मल तौर पर जो है वो दूर हो चुकी हैं और फल की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करती नज़र आ रही हैं। खुसूसन कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट की अगर बात की जाए तो आधे से ज़्यादा शहर में प्राइस लिस्ट जो है वो मौजूद नहीं है और चंद शॉप्स पर या चंद पतारों पर जो है प्राइस लिस्ट मौजूद होती है, लेकिन दुकानदार जो हैं वो उसको इम्प्लीमेंट जो है करते नज़र नहीं आ रहे हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम हैं, आप बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक में कितना ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो गया है फलों को ख़रीदना, अशिया खुर्दनोश को ख़रीदना, और आपको लग रहा है कि ये कमिश्नर कराची की लिस्टों के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं? नहीं, लिस्टों के मुताबिक तो नहीं है। महंगाई इतनी हुई हुई है कि बच्चों को फ्रूट खिलाना इतना मुश्किल हुआ है। और अब ये बताएं, जिनके सर पे कोई आदमी ना हो तो फिर वो किस तरीके से खिलाए जाएं। आज मेरी अम्मी का सोए में उसके न्याज के लिए मैं थोड़ा बहुत लेने आई थी, तो इतना महंगा है कि मेरी सोच से बिल्कुल बाहर, लेना मुश्किल हुआ है मेरे लिए। गवर्नमेंट से क्या अपील करें? यही करूँगी कि फ्रूट वालों को देखें, जो लिस्ट आपने निकाली है कि वो उस लिस्ट पे बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे। अब इतनी महंगी हर चीज़ हो रही है कि 1000 रुपये में तो 2 या चीज़ें आई हैं, इससे ज़्यादा चीज़ नहीं आ रही है। यकीनन खातून खाना का भी यही कहना है कि अब चीज़ें जो हैं वो क़ुव्वत ख़रीद से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गई हैं। यही वजह है कि मुत्तहिद अफराद ऐसे हैं जो रेट सुनकर घरों को खाली वापस जो हैं वो लौट जाते हैं और ख़रीदारी जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है मरियम, कराची के तो सूरत हाल से आपने आगाह किया। अब ज़रा
लाहौर का भी रुख कर लेते हैं। अफजाल अब्बासी, कराची में तो कहीं रेट लिस्ट है कहीं नहीं है, और जहाँ है वहाँ रेट लिस्ट का कोई बोलबाला नहीं है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रेट लिस्ट में क्या लिखा है, जो दुकानदार चाह रहे हैं उस हिसाब से बेच रहे हैं। लाहौर में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, रमज़ान में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और इसके साथ साथ जो माफिया है वो कीमतें बढ़ाकर शहरियों से इजाफी नर्ख जो हैं वो सब्ज़ियों और फलों की कीमतों पर वो वसूल करते हैं। लेकिन इसके लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से छापामार टीमें भी तश्कील दी गई हैं जो कि उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन और कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर बाज़ार में, जहाँ पर मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। सर बताइएगा कि जो सब्ज़ियों और फल हैं वो सरकारी नर्ख पर आपको मिल रहे हैं? हाँ, इधर से तो ज़ाहिर है सरकारी नर्ख पे मिल रहे हैं, और मैं वैसे प्रेफर करता हूँ कुछ अरसे से कि इधर से ही परचेज़ करूँ, क्योंकि जो रेट लिस्ट लगी हुई है उसी के मुताबिक ही जो है ना ये दे रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, ये जो इनकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत बेहतर हो गई है। ये जो कार्ड बनाए हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा एक काम है। बहरहाल जिसने भी किया है अच्छा काम है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद शहरियों का कहना है कि जो सीएम पंजाब मॉडल कार्ट है उसमें जो फलों और सब्जियों की नुमाइश है वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजाल, लाहौर की सूरत हाल से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब देखिए, एक तरफ तो आवाम को ये मसले मसाइल हैं कि इनको चीज़ें सही दामों नहीं मिलती हैं, अगर मिल जाएँ और वो जाके कुछ पकाना चाहें तो फिर गैस की अदम दस्तियाबी है, इससे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहर क़ायद में सैर रफ्तार के दौरान खातून खाना को। और ख़ातीन घरों में सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर अब मजबूर हो गई हैं। जो औकात कार थे उन औकात कार में भी शिकायत ऐसी आ रही हैं कि गैस नहीं मिल रही है, जहाँ पे खाना पकाने के वक्त हैं उनमें गैस जो है वो गायब रहती है। तो इन शिकायतों को लेके हम सीधा चलते हैं, तर्जुमान सूई सदन गैस सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सलमान साहब। और रमज़ान से पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई थी, औकात कार आपने भी बता दिए थे, वो ब्रोशर भी शेयर हो गया था, कई जगह उससे शिकायत मौसूल हो रही। क्या आपको भी ऐसी शिकायत मौसूल हुई है सलमान साहब के जिन औकात कार में नहीं होनी थी गैस की लोड शेडिंग, वहाँ हो रही है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, दो अलग अलग बातें हैं। शिकायत भी मौसूल हो रही है, लेकिन जिन औकात कार में गैस आप कह रहे होनी चाहिए थी वहाँ नहीं है, ऐसा तासुर गलत है। अच्छा। मैं पहले आपको क्लियर कर दूंगा, जो हमारे औकात कार है वो तो आपके और नाज़रीन जानते हैं कि 3:30 बजे से रात 9 बजे तक, 10 बजे तक, और फिर रात 3 बजे से सुबह 9 बजे तक हमने इसको ओपन किया हुआ है। 2 जगहों से हमें शिकायत मिल रही है और वो सेक्टर्स हमने हाईलाइट किए हैं। अच्छा, ये पहली रमज़ान को बहुत ज़्यादा शिकायत थी, उसके बाद आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस भी लिया और उसके बाद बहुत रेवोल्यूशनरी इक़दाम भी हुए। उसके अंदर हमने जो प्रेशर्स थे वो 10% ऑलरेडी जो प्रेशर्स थे उनको बढ़ाया अपने SMS के ऊपर। जो हमारे टेल एंड के ऊपर जो हमारे सारिफीन है जो बहुत दूर अफ्तादा कॉलोनीज में है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हब से, उनकी जो गैस है वो हमने पौने घंटे पहले खोलनी शुरू की ताकि उन तक पहले पहुंचे और जो सेंटर है उसको अपने टाइम पे मिले। ये तीसरा हमें एडिशनल गैस हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिली और इसके अलावा हमने कंट्रोल रूम्स बनाए और इफेक्टिवली मॉनिटर करना शुरू किया। तो जो पहले रोजे को यकीनन बहुत ज्यादा शिकायत थी, लेकिन वो डाइल्यूट होते होते आज माशाल्लाह 5-6 दिन के अंदर वो बहुत नीचे आ गई। हाँ, अब जो शिकायत आ रही है वो 2 नेचर की, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो शिकायत है जो कि रमजान से पहले की हमारी कुछ रिहेबिलिटेशन हो रही है शहर के अंदर। आपने देखा होगा जगह जगह खुदाई हुई भी है, नॉर्थ नाजिबाबाद में, नॉर्थ कराची में, गार्डन में, सदर में, उन एरियाज में वहाँ पे इश्यूज पहले से ही चल रहे थे कि वहाँ सप्लाईज पुरानी सप्लाई से नई सप्लाई पे कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। वो इश्यूज रमजान की सप्लाई से ताल्लुक नहीं है। इससे दूसरा जो बड़ा हमें क्लैरिटी मिली है वो ये मिली है कि जो हमारे शिकायत करते हैं सार्फिन तो ये बताते हैं कि जी हमें एन 1 घंटे पहले अफ्तार से प्रेशर बहुत ड्रॉप हो जाता है और अफ्तार के फौरी बाद बेहतर हो जाता है। ये बड़ा क्लियर इंडिकेटर है कि जो एक नासूर फैल गया है गैस कंप्रेसर्स का गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर महफूज इस्तेमाल का, उसकी वजह से इंसान इतना खुदगर्ज हो गया है कि वो रमज़ान के अंदर इतने अहम मौके पे जब अफ्तार से रोज़ेदार ने अपना रोज़ा खोलना है उसको वो गैस मैसर नहीं होने देता और वो खुदगर्जी से अपने पास गैस का खींच के ले आ जाता है। अच्छा, ये शिकायत भी जो आ रही है ज़्यादातर वो आ रही है यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ से ज़्यादा आ रही है क्योंकि उनके यहाँ ये कंप्रेसर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जहाँ बड़ी कॉलोनीज हैं जी, तो सलमान साहब ये जो आपको शिकायत मौसूल हो रही है कि जी गैस चोरी हो रही है या इलीगल तरीके से व्हाटएवर इट इज़, तो इनका भी तो रफा दफा आपने ही करना है ना? कौन करेगा अगर आप SSDC नहीं करेगा तो? नहीं, देखिए ये इतना आसान नहीं है, मैं इसका पहले बताऊँगा आपको। इसके लिए हमें अगर कोई हमें साथ चलते हैं हमारे लोग कि जी हमारे नेबर्स में गैस
चोरी कर रहा है, कंप्रेसर कर रहा है, तो हम जरूर रेड करते हैं, क्योंकि चारों चार दीवारी का मामला होता है, हम लेडीज स्ट्रक्चर भी लेके जाते हैं। लेकिन जब हमारे साथ ताउन नहीं करते, पड़ोसी कहते हैं जी मैं तो जाऊंगा तो मेरा तो आइंदा भी मैंने यहीं रहना है, तो मैं अपना ताल्लुक नहीं खराब बनाना चाहता पड़ोसी के साथ, तो वो हमारा साथ नहीं देते। हम रैंडमली किसी के घर पे घुसते नहीं कर सकते कि आपके घर में कंप्रेसर लगा हुआ, आप चेक कराएं। ये चीजें इस तरह से आपको समझनी पड़ेंगी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा कि जहाँ इनकी खरीदो फरोख्त हो रही है, जहाँ इनकी इम्पोर्ट हो रही है, वहाँ पे कोई ना कोई एक ज़ाब्ता बनाए ताकि उसको देखा जाए। ठीक है सलमान साहब, एक चीज़ मेरा ये अपना ज़ाती सवाल है बिल्कुल। 3 महीने हो गए मेरे घर में अभी तक गैस नहीं है। मैंने सोचा शायद चूल्हे में कोई मसला है, मैंने नया चूल्हा ख़रीद लिया जी, लाइन साइन सब कुछ चेक करवा लिया। अभी जब औकात कार तब्दील हुए तो हमने सोचा कि ये जो तब्दील हुए हैं औकात, तो शायद इसमें मेरे घर आ जाएगी। तो कल रात को मैंने वो ऑन किया चूल्हा, तो एक आवाज़ आई और मैं खुश हो गई कि शायद अब गैस आएगी, लेकिन वो सिर्फ आवाज़ आई और उसके बाद फुस करके वो जो आई थी और उसके बाद वो गैस जो थी वो भी चली गई। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आप क्लिफ्टन की बात कर रही हूँ मैं कौन से एरिया की? क्लिफ्टन की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा देखिए, मुझे क्लिफ्टन ब्लॉक 2 की बात कर रही है? नहीं, ब्लॉक 3 की बात कर रही हूँ। एड्रेस भी बता दो। ब्लॉक 2 में कुछ कंप्लेंट्स हमें आई थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे। देखिए अगर आपको 3 महीने से इशू है तो इसका ताल्लुक रमजान से नहीं है, देखिए आपने भी क्लियर किया। और ये चीज अगर आपने रिपोर्ट की है या कंप्लेन नंबर दी है तो मेरा नंबर आपके प्रोड्यूसर के पास है, आप उनसे कहिए कि मुझे आपका कंप्लेन नंबर, कस्टमर नंबर भेजिए, मैं टीम्स भेजूंगा। और ये हमारे यहाँ होता है कि जब कंप्लेंट्स आती हैं तो हमारी टीम्स जाती हैं और वो विजिट करती हैं और वो असर्टेन करती हैं कि वहाँ प्रॉब्लम क्या है और उसको रफा करती है शिकायत को। मुझे हैरत हो रही कि आपने कंप्लेन अगर कराई और हमारी तरफ से कोई गया नहीं। कंप्लेन हो चुकी है 2 से 3 बार, अभी तक कोई आया भी नहीं है। चले वील, अच्छा कोई सिस्टम में आपका अगर रिहेबिलिटेशन का कोई स्कीम में आपका सिस्टम है, कोई पूरी पाइपलाइन बदलनी है इलाके की, तो एक अलग मामला होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम में ठीक होती है गैस, आपके घर का रेगुलेटर खराब हो जाता है, तो वो रेगुलेटर हमारी टीम बदल देती है। बहरहाल आपके प्रोड्यूसर के पास मेरा नंबर है, आप प्रोग्राम के बाद मुझे अपनी डिटेल्स भेजिए। फॉर श्योर। थैंक यू सो मच सलमान सिद्दीकी साहब, प्रिया थैंक यू सो मच। और ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले हम एक बार फिर अपने नाखा से दरख्वास्त करेंगे कि एक और हमें एक कलाम जो हदिया करते हैं। दिशान साहब। तन मन वारा जिसने देखा, तन मन वारा जिसने देखा, चेहरा कमली वाले का। तन मनवारा जिसने देखा, चेहरा कमली वाले का। ऐ मौला एक बार देखा दे, ऐ मौला एक बार देखा दे, जलवा कमली वाले का। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल में खुश आमदीद। खिदमत के बोल में आज हमारे साथ ऐसी फलाही तंजीम के नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि 45 साल पहले डाउ यूनिवर्सिटी के तलबा ने तश्कील दी, जो थैलेसीमिया और खून के मुख्तलिफ अमराज के शिकार बच्चों की मदद कर रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के हाथों बनाया गया ये फलाही इदारा पेशेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 45 सालों से खिदमत के सफ़र पर गामज़न है। सिविल अस्पताल में जारी मुस्तहक मरीजों के हवाले से PWA ने मज़ीद क्या क्या इक़दाम किए हैं, आए इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में मोहम्मद हसन आसिफ और हाजिका हसन, उनसे बात करते हैं, उनको जानते हैं और वो इसको डील भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। रमज़ान मुबारक हो बहुत बहुत आपको। तो हसन, हम आपसे शुरू करते हैं। आप अभी ऑफ एयर भी मुझे डिटेल्स बता रहे थे, तो ज़रा उसके बारे में बताएँ कि 1971 से ये इदारा जब शुरू हुआ तो उसने क्या क्या काम किए। 46 ईयर्स हो गए हैं, आप उससे कब जुड़े? जी, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन नॉन गवर्नमेंटल नॉन पॉलिटिकल फलाही इदारा है जो कि सिविल अस्पताल में बेस्ड है। इसको पिछले 46 साल से 1979 में इसका आगाज़ हुआ। डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स रज़ाकाराना तौर पर चलाते हुए आ रहे हैं। अभी हमारे पास इसके अंदर 2 सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फ़िलहाल हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और थैलेसीमिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हमारा ब्लड बैंक आता है, जिसके अंदर हम रोज़ाना की बुनियाद पे 150 से 200 फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोडक्ट्स
स्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं टू द पेशेंट्स। और दूसरी सर्विस हमारी थैलेसीमिया सर्विस है, जिसके अंदर हमारे पास 200 रजिस्टर्ड थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, आयरन किलेशन, ज़रूरी अद्वियात, टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारी ये दोनों सर्विसेज ट्रेंड स्टाफ और कंसल्टेंट हीमाटोलॉजिस्ट की ज़रिए निगरानी फराहम की जाती हैं। उसके अलावा हमारा मकसद जो इनिशियली ये था और जो अभी हमारा मकसद है वो ये है कि हम मरीज़ों को वो सहूलियात फराहम करें जो उनका हक़ है लेकिन उनको मिलती नहीं, उनको मैसर नहीं है। तो इसके लिए अगर मैं 1979 से स्टार्ट करूं तो हमने बीच में ड्रग बैंक भी चलाया, थैलेसीमिया, उसके अलावा टीबी क्लिनिक्स भी चलाए। तो फ़िलहाल हमारी ये 2 सर्विस। अच्छा हासिका, आप लोग भी अब इससे एज अ वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, आप लोगों को जुड़े हुए कितना अर्सा हो गया है? बीइंग अ वॉलंटियर आपका तजुर्बा कैसे रहा? लोगों को ये बताइए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग जो नॉर्मल हेल्दी लोग हैं वो आएँ और अपना खून दें, खून का अतिया दें, कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा, तो आपका सवाल का मैं जवाब दूँगी। खून का अतिया बेसिकली अगर हम बात करें, क्योंकि कराची जैसा बड़ा शहर है उसमें इतने हादसा हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, ठीक है, सर्जरीज़ में ज़रूरत होती है खून की। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की जो परसेंटेज है वो फ़िलहाल अराउंड 10% है, ठीक है, विच इज़ नॉट अलॉड। मतलब काफ़ी इस पर मेहनत की ज़रूरत है। तो हम जो अपना ब्लड बैंक चला रहे हैं वो ब्लड डोनेशन से चला रहे हैं, हम एक्सचेंज बेसिस पे ब्लड देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाते जाएं, ताकि हमारा स्टॉक हम उस तरह से रख सकें कि जो भी हमारा पेशेंट आए उन सबको हम जैसे हम केटर करते आए हैं उसी तरह से केटर करें आगे भी। जी हासिका, अभी आपने कहा कि ओवरऑल पाकिस्तान में सिर्फ 10% है ये डोनेशन की जो शरह है, तो रमज़ान में तो ये मज़ीद कम हो जाती होगी, है ना? तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा, थोड़ा इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मतलब रमज़ान में ये होता है कि रोज़े की हालत में लोग नहीं करना चाहते ब्लड डोनेट, क्योंकि बस यही होता है कि तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया। वैसे होती नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, बट अगर आप रोज़े की हालत में तो कुछ भी हो सकता है, मतलब आप वीकनेस फील हो सकती है। तो उस सूरत में ये होता है कि ब्लड स्टॉक लो चला जाता है। लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए हम PWM में पहले से ब्लड कैंप्स वगैरह अरेंज करवाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने रिसेंटली लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर्स वगैरह को टारगेट करते हैं जहाँ पे लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस दें। तो ये हमारी कोशिश होती है रमज़ान से पहले हर साल, और इस साल भी हमने किया है, तो हमारा फिर स्टॉक मेंटेन रहता है। लेकिन इसमें मतलब यही है कि कभी भी हम रोक नहीं सकते डोनेशन, राइट? बस मतलब हमारी अपील यही है सबसे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटरी डोनेशन आप करेंगे उतना मतलब अच्छा है लोगों के लिए। अच्छा आसिफ, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, ब्लड रिलेटेड डिजीज़ अदर देन थैलेसीमिया भी कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ को आप केटर कर रहे हैं थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन? सही, हम लोगों का तो जो बेसिक सर्विस है हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ही केटर कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सिविल के अंदर या अगर थ्रू आउट कराची हमारे पास कहीं से भी रिक्वेस्ट आती है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट केटर करते हैं। हमारे पास ब्लड मैलिग्नेंसीज, ल्यूकीमिया के पेशेंट्स को ब्लड की नीड होती है। हमारा अभी एक हीमोफीलिया सोसाइटी के साथ हमारा एक MOU साइन हुआ है, तो हम उनको हीमोफीलिया के लिए FFPs वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू, आपकी अपनी जो ये विल है, लाइक ये आपके ऊपर था ना कि आप इसको करते या नहीं करते, लेकिन आपने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस चीज़ में एंटर हुए। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वॉलंटरीली कितने लोग इस वक्त काम कर रहे हैं? क्या जज्बा होता है जब आप एंटर करते हैं इस वॉलंटियरिंग में और लोगों की खिदमत करते हैं? हमारे पास देखा जाए तो करंट बैचेस के अंदर जो एक्टिव वॉलंटियर्स फोर्स है अराउंड 60 to 70 लोग होते हैं। और जज्बे की बात की जाए तो जिस तरह से हाजिका ने आपको बताया, हमारी सर्विसेज का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, थैलेसीमिया एक बहुत प्रिवेलेंट डिजीज़ है पाकिस्तान के अंदर साइडली। तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट जब आप देखते हैं कि एक चीज़ जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो इतनी हद तक बढ़ी हुई है, इतने लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही है, तो आपको अंदाज़ा होता है कि अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी एफ़र्ट डाल के इसके अंदर कुछ बेहतरी कर सकता हूँ, जिस इंसान को थैलेसीमिया उसकी ज़िंदगी बेहतर कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं। उसके अलावा वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस की हाजिका ने बात की, तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाना, उसके अलावा ब्लड कैंप्स अरेंज कराना, लोगों को सेफ़ स्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, बिकॉज स्क्रीनिंग इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्लड बैंक।
बिल्कुल, आपने अभी अवेयरनेस की बात की ब्लड डोनेशन के हवाले से। मैं चाहूँगी हमारे प्लेटफॉर्म से प्लीज़ आप लोगों को अवेयरनेस दें कि ब्लड देने से कोई मसाइल नहीं होते। लोगों को लगता नहीं हम ब्लड देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, ब्लड देने से क्या हो जाएगा, जबकि ब्लड आप जब देते हैं तो आपको पता है कि अल्लाह की तरफ से आपके साथ जो है ना, जो अंदरूनी मामला खुलते हैं, आप मज़ीद फ्रेश हो जाते हैं इंटरनली। मैं चाहूँगी आप प्लीज़ इस बारे में थोड़ा सा बताएँ। अच्छा, ब्लड डोनेशन के अंदर एक तो मैं पहले ये बता दूं कि हमारे पास कोई जिस्मानी नुकसान नहीं होता हमारे पास, बल्कि जो इंसान ब्लड डोनेट कर रहा होता है वो बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस से बच जाता है। वेट गेन का एक बहुत मिथ बनी हुई है कि वेट गेन हो जाता है, इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं होती। और आपसे ब्लड लेने से पहले आपका एक मुकम्मल आपकी एग्जामिनेशन होता है, आपसे मुकम्मल आपकी सेहत के हवाले से सवालात किए जाते हैं, जिससे एक तो आपकी भी स्क्रीनिंग हो रही होती है, पता चल रहा होता है कि आपको भी कोई बीमारी तो नहीं, और उसके अलावा हमारे पास एक क्राइटेरिया जो है वो सेट वो भी पूरा हो रहा होता है। उसके अलावा ये तो जिस्मानी फ़ायदों की बात है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखें कि आपकी एक दी हुई बोतल से आगे 3 लोगों की जान बच रही है, बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। और मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आके ब्लड अवेयरनेस फैलानी चाहिए और रखना चाहिए। एंड सेम गोज़ टू यू। मैं चाहूँगा आप भी लोगों को एक मैसेज दें इन रमज़ान कि जहाँ पे रमज़ान में हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अतियात की तरफ जाते हैं, द फाइनेंशियल वंस, ठीक है, तो इसकी तरफ भी लोगों का रुझान थोड़ा सा बढ़ाइए कि चलिए रमज़ान में अगर नहीं कर पा रहे तो रमज़ान के बाद, क्योंकि थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज़ थोड़ी सी भी लैकिंग उसके साथ नहीं हो सकती ना। तो प्लीज़ आप मॉनेटरी हेल्प की बात कर रहे हैं, राइट? मॉनेटरी एंड देन द ब्लड डोनेशन आफ्टर मंथ ऑफ रमज़ान। तो देखिए, थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये एक खून की बीमारी है, ठीक है, इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर और ये जेनेटिक है, तो ये माँ बाप से बच्चों में आता है, ठीक है। और इसके जो भी मरीज़ होते हैं उनको महीने में 1 से 3 बार ब्लड चढ़ सकता है, मतलब कुछ लोगों को कम लगता है, कुछ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब देखें, कोई बच्चे हैं या जो भी मरीज़ हैं हमारे, जिस भी एज ग्रुप के हैं, मोस्टली बच्चे होते हैं, तो उनको अगर हर महीने हमें ब्लड देना है तो उसकी सप्लाई भी कहीं से आनी चाहिए, राइट? अगर हमें आप लोगों की जो डोनेशन है उसी पे मतलब हम इन बच्चों का मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं हर महीने। तो अगर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन नहीं होंगी तो हमारा मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उसका। तो यही अपील है कि मतलब इन बच्चों को जिनको इतनी ज़रूरत है खून की, उनको हम मतलब अगर हम दे सकते हैं, हम हेल्दी लोग हैं, ठीक है, काफ़ी पॉपुलेशन हेल्दी है और क्राइटेरिया पे वो मीट करती है, तो जब एक काम किया जा सकता है तो क्यों ना करें हम। ठीक है, हासिका और मोहम्मद आसिफ हसन, आप दोनों तशरीफ़ लाए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि हमारे प्लेटफॉर्म से जिन जिन लोगों तक ये पैगाम पहुँच, वो ज़रूर इन ये जो मिथ्स हैं कि अगर आप खून देंगे तो शायद आपके खून में कमी हो जाएगी या फिर जो इंतकाल खून है वो सेफ़ नहीं होता, ये तमाम तर मिथ्स बस्ट हुए होंगे। अपने लिए जीना तो सभी जी लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो ज़िंदगी आप जीते हैं, दूसरों के लिए एक क़तरा भी अगर आप डोनेट करते हैं तो सोचिए कि वो कितनी बड़ी बात होगी। कोई सदका जारिया भी है। वक्त हो जाता है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो होंगे बोल के जायके के किचन में, और आज बनने वाली एक ज़बरदस्त सी सरप्राइज़ डिश। तो ब्रेक में जाके कॉपी पेंसिल संभाल लेनी, क्योंकि ब्रेक के बाद हम किचन में मुलाकात करेंगे आपसे। लेट्स टेक अ ब्रेक। खुशामदेद बोल के जायके में एक मरतबा फिर खुशामदेद। जैसे कि आपको पता है कि बोल के जायके में झटपट चीज़ें जो है वो तैयार की जाती हैं, जिसको आप इफ्तार में एंजॉय कर सकते हैं, डिनर भी बना सकते हैं और रमज़ान के बाद भी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और इन तमाम पकवान को बनाने में जो हमारा साथ दे रही हैं वो डालडा, मतलब जहाँ डालडा वहाँ तो क्या ज़बरदस्त पकवान बनने ही हैं, जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा का ये है ऑलिव ऑयल जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं इसकी प्रमोशंस ख़ास तौर पर करती हूँ, मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऑलिव ऑयल की जो बात है वो ये है कि ऑलिव ऑयल आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, और डालडा लाया है इसमें इस खूबसूरत रमज़ान के बाबरकत रमज़ान के महीने में ज़बरदस्त बचत
250 रुपीज़ यानी कि 250 रुपये तक की बचत। और डालडा ने रमज़ान में थ्रू आउट अपनी पैकेजिंग पर बहुत ध्यान दिया है। पैकेजिंग उनकी चेंज की गई है। पूरी डालडा के स्टोर पर जब आप जाएंगे डालडा ख़रीदने के लिए आप देखेंगे एक एक बॉटल पर ध्यान दिया गया है, एक एक बॉटल की पैकेजिंग पर ध्यान दिया गया है। और पकवान तो क्या बनते ही बनते हैं। और पकवान की जहाँ बात आती है तो भाई बात आती है सोब्रूसो की, जो हमारे पार्टनर्स हैं। सोब्रूसो के जितने आइटम्स हैं, सोब्रूसो की चिकन, सोब्रूसो के फ्राइड आइटम, सोब्रूसो के क्या चिकन पकौड़ाज हैं, तो क्या झटपट पराठाज हैं, क्या नगेट्स हैं, क्या सीख कबाब हैं, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम। तो हमारे किचन पार्टनर मेरे पर्सनल फेवरेट सीख कबाब सोब्रूसो के। और जनाब उसके बाद बात आ जाती है शरबत की, जहाँ पर इफ्तार का पकवान लगे, दस्तरखान लगे, टेबल लगे, शरबत ना हो ऐसे कैसे पॉसिबल हो। तो शरबत जो है हमारा वो है मरहबा का। ये देख सकते हैं मरहबा का गुलबहार शरबत, जो कि फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करता है। जहाँ प्यार है वहाँ पर मरहबा है। मरहबा का शरबत ज़बरदस्त, हमने कल बड़ी ही ज़बरदस्त एक रेसिपी भी इसकी बनाई थी। अच्छा, आज जो है ना हम बनाने जा रहे हैं अरबिक स्टाइल ड्रम स्टिक्स। अरबिक स्टाइल ड्रम स्टिक्स बनाएंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, सब चीज़ें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट जो मैं रोज़ करूंगी, करती आई हूं और करूंगी भी। मरहबा की जानिब से आपके लिए है एक सरप्राइज़। वो है क्या? मोटर बाइक। ये मोटर बाइक आपके घर आ सकती है। कैसे? वो ऐसे कि अगर आप अपनी पसंदीदा और यमी टेस्टी रेसिपीज़ की वीडियो बनाकर हमारे फेसबुक यानी कि बोल के फेसबुक पेज पर शेयर करते हैं तो मरहबा की टीम और हमारी टीम देखेगी कि भाई किसकी ज़बरदस्त वीडियो आई है। जो सिलेक्ट किया जाएगा मरहबा की बाइक, मरहबा की जो पूरी आप ज़बरदस्त ब्लैक बाइक, जरा फोकस तो करें, दिखाएं उनको, लोगों को दिखाएं कि किस बाइक की मैं बात कर रही हूँ। ये बाइक आपके घर जा सकती है। और सिर्फ ये बाइक ही नहीं, जो दूसरे नंबर पे हम रेसिपी जो है चूज़ करेंगे उसके पास जाएगी LED। तो हो सकता है कि LED और ये बाइक आपके घर में चली जाए। तो हमें जल्द से जल्द भेज दीजिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़, शॉर्ट रेसिपीज़ हों, झटपट बनाने वाली रेसिपीज़ हो तो और भी कमाल हो जाएगा। अच्छा, तो जनाब आज जो है ना हम ये बनाना शुरू करते हैं। छोटा सा सरप्राइज़ आपके लिए हमने रखा हुआ है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊँगी। सो हम इसको शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं रखूँगी तेल, क्योंकि मैं करूँगी इसको फ्राई। तो सरप्राइज़, अच्छा बुला लूँ? ठीक है, सरप्राइज़ मैं बुला लेती हूँ। भाई आज ना मेरे किचन में, बोल के जायके के किचन में एक गेस्ट हमने बुलाया है। और वो गेस्ट जो है वो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमने सोचा हम उनको यहाँ पे बुलाएं, क्योंकि आजकल जो हम खाने पीने के हालात चल रहे हैं तो बेहतर है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास हों। तो अदिया हमारे साथ होंगी आज, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए, वेलकम। कैसी हैं आप? एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? रमज़ान मुबारक हो बहुत बहुत आपको। आ जाइए, मुझे वैसे भी एक हेल्पर की ज़रूरत थी। मजाक कर रही हूँ। आइए, ये देखिए भाई आज जो है ना मैं बनाने वाली हूँ अरबिक स्टाइल ड्रम स्टिक्स। ठीक है, तो और टाइम जो है वो कम है, मुकाबला है सख्त, तो आपसे बातें भी करेंगे हम, आपसे जानेंगे कि रमज़ान में क्या खाना पीना चाहिए हमें, और फिर साथ साथ जो है वो रेसिपी तैयार होगी। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं सबसे पहले रेसिपी भी बताऊँगी। पहले मैंने ये डालडा निकाल के ऊपर रख दिया है। अरबिक स्टाइल ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं वो हैं, देखिए ज़रा फोकस कीजिए, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये आप एक एक चम्मच ले सकते हैं। उसके बाद ये हो गया क्या कहते हैं पेपरिका पाउडर, ये भी 1 चम्मच लेना है, टीस्पून। उसके बाद दरमियान में जो है ना ये आप देख सकते हैं रखा हुआ है अदरक और लहसुन का पाउडर। ये दोनों अदरक लहसुन पाउडर, नमक हस्बे जायका और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर 2 to 3 टेबल स्पून। क्योंकि जो ड्रम स्टिक्स हैं वो भी इनको दिखा दें। ड्रम स्टिक्स मैंने बॉईल करके रखी हुई हैं और इनकी स्टिक्स निकाल के मैंने उनको अलहदा रख दिया था ड्रम स्टिक्स को। मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ड्रम स्टिक्स मैंने अलहदा से इनको करके रख दिया ताकि थोड़ी खुश्क हो जाएं, क्योंकि फिर ये मैं इनको जो आगे वो बनाऊंगी ना सारा वो इसमें स्टिक करके इसको फिर फ्राई करूंगी। ये चिकन को मैंने इस तरह से निकाल दिया है, अलहदा कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने नमक अदरक लहसुन में और थोड़े से गर्म मसाले में बॉईल किया है, क्योंकि अरबिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस पसंद करते हैं। और ये हैं मेश पोटैटोस, ये मैंने 3 से 4 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, साथ में 2 अंडे और ब्रेड क्रम्स हैं, वो मैं जब मैं डीप फ्राई करूँगी तो कोटिंग के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोज़रेला चीज़ का पूरा पैकेट है, मीडियम साइज, चेडर चीज़ का भी पूरा पैकेट है। और रोज़े में बोल बोल के डॉक्टर साहब मेरा हल्ला खुश्क हो जाता है, क्या करें लेकिन अच्छा हम इसको बनाना शुरू करें। डॉक्टर साहब मैं इसको बनाती जाती हूँ। पहले मैं डालडा के, आपने तो सुना होगा ना जहाँ मामता वहाँ डालडा। और 80 साल, आपको पता है 80 साल से ज़ायद हो गए, 80 ईयर्स प्लस के, जहाँ पर तमाम माएँ जो हैं वो उसका इंतखाब कर रही हैं। और माएँ तो क्या, तमाम शेफ्स मेल और फीमेल सभी का फेवरेट है डालडा। और आज आपने बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी सेलेक्ट की है, प्रोटीन फुल ऑफ
प्रोटीन पैक्ड ये जो है ये हमारी बहुत अच्छे अफ्तार के हमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें मिलेंगे। अच्छा, और वैसे प्रोटीन कितना ज़रूरी है हमारे लिए? प्रोटीन अगर आप इस बेहतर है कि पकौड़े और इन चीज़ों के बजाय इस तरह की प्रोटीन्स ले लें ना, तो वो आपके लिए जी अफ्तार में भी और सहरी में भी। जी बिल्कुल, क्यों जितनी आपने ये ड्रम स्टिक एक आपका जो है एडल्ट वो 1 ड्रम स्टिक इट्स इनफ। अच्छा, 1 ड्रम स्टिक फॉर छोटे बच्चे हों या छोटे बच्चे हों बड़े हों, लेकिन क्योंकि इतनी सारी लवाजमात इतने सारे होते हैं हमारे रिवायती इफ्तार में, तो फिर हम ये ज़्यादा नहीं कर सकते। वैसे आप दुबई से तशरीफ़ लाई, आपने बताया सऊदी अरब से तशरीफ़, वेलकम, वो क्या कहते हैं ना, हबीबी वेलकम टू दुबई, तो हबीबी वेलकम टू अवर शो। अच्छा, हम ये करने वाले हैं डॉक्टर साहिबा, ये देखिए, ये जो है ना आज मैंने सोची थी रेसिपी इसलिए क्योंकि मुझे बार बार ना कहा जा रहा था कि भाई कुछ ऐसी रेसिपी भी बनाएं जो ज़रा हल्की फुल्की हो, झटपट। मैंने कहा झटपट तो हम बना ही रहे हैं रेसिपी, लेकिन हम कुछ ऐसा भी बनाएं कि जो इफ्तार और टी पार्टीज़ में बाद में भी काम है। मैंने कहा ये तो बड़ा सोच के आप लोगों ने कहा है। या ईद में भी, ईद मिलन के लिए भी बहुत अच्छी। जी जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है। हमारे यहाँ ईद जब आती है ना तो यूजुअली हम यही करते हैं ना, जो इफ्तार की चीज़ें हमने बनाई होती हैं वो हम डालते हैं। अच्छा जनाब, ये देख लीजिए, मैं अदरक लहसुन का पाउडर इसमें डाल रही हूँ, ये ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सब कुछ 1-1 चम्मच इसके अंदर जा रहा है। ये आप अपने तौर पे भी ले सकते हैं, लाइक जिसको ज़रा कम मिर्च पसंद है वो कम डालें, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा। एग्जैक्टली। आप लोगों के घर में क्या ज़्यादा मिर्च खाते हैं, कम मिर्च? नहीं, कम खाते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मिर्च खाएंगे तो फिर आपको प्याज ज़्यादा लगती है। ओह, ये तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, ज़रा बताइए ना। नमक भी, और अगर हम ज़्यादा मिर्च भी यूज़ करें, नमक भी ज़्यादा अगर इस्तेमाल करें तो फिर हमारा जो है वो हमें प्याज ज़्यादा लगेगी। जी, सहरी में भी ख़ास तौर पे आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप ज़्यादा नमकीन चीज़ें और ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें नहीं। आपने बिल्कुल एक्यूरेट स्पाइसेस बिल्कुल ठीक हैं इसमें, कि जिससे हमें जो हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना है ना हमें। और ये चिकन भी है इसमें, पोटैटो भी है, मोज़रेला। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहिबा अभी हमने सुना, बल्कि आज ही हम ये डिस्कस भी कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, कि आइंदा आने वाली जो गर्मी की प्रेडिक्शन है वो है कि अराउंड 40 डिग्री तक जा सकता है, 39 तक तो है। तो हम गर्मी में वैसे ही इतने डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ऊपर से रमज़ान, तो रोज़ों में कैसे आप अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं, ये बताइए ज़रा। रोज़ों में सबसे अच्छा यही है कि आप सहर में, सहरी के वक्त जो है आपने दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। दही का इस्तेमाल, लेकिन उसमें नो एडेड सॉल्ट, ना आपने उसमें कोई शुगर ऐड करनी है, ना आपने सॉल्ट। हाँ, अगर लस्सी की फॉर्म में ले रहे हैं तो आप बिल्कुल उसमें ऐड करें, लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि पराठे के बजाय आप चपाती लें, क्योंकि वो भी ऑयल में होता है, तो फिर उससे भी प्यास लगने के इम्कान ज़्यादा होता है। अच्छा, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, डॉक्टर साहिबा ने जितनी देर में बातें की, मैंने कहा इतनी देर में मैं काम निपटा लूँ, और मैंने सारा जितना भी मसाला था इंक्लूडिंग पोटैटोज़ मिक्स्ड, और वो मैंने इसमें डाल दिए, और ये आपने आराम से इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर चीज़ ऐड करूँगी, क्योंकि वो फिर एकदम से मिक्स नहीं हो पाता सब कुछ, तो मैं तो आराम से डालती हूँ ताकि स्पाइसेस जो हैं वो सारे। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब जो हमारी वो है पानी की जो तलब है, वो तो एक अलग तलब है, लेकिन एक होती है जो नीड होती है बॉडी को, 7 to 8 1 लीटर या 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। सो ये आप रोज़े के बाद, क्योंकि इतनी इफ्तार हम कर चुके होते हैं, अपना पेट समझ के तो हम खाते नहीं है वैसे भी, इतनी हम इफ्तार कर चुके होते हैं, वो 7-8 ग्लास पानी कैसे मैनेज करें? आप पहले तो सबसे पहले जो स्टार्ट है ना इफ्तार का, वो आप जो भी जैसे फ्रूट्स में हमारे कुदरती तौर पे पानी होता है। अच्छा जी बिल्कुल, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, और आजकल वाटरमेलन्स बहुत अच्छे मेलन्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो आप स्टार्ट ही सबसे पहले जो रिकमेंडेड होता है वो आप जो है पानी और खजूर के साथ रोज़ा खोलें। शरबत बहुत अच्छा है कि जिस तरह ये जड़ी बूटियों के साथ आपका शरबत है। जी, गुलबहार शरबत इसमें फलों और तमाम जड़ी बूटियों से जो है ना वो अपनी भी न्यूट्रिशन है, इसको आप मिल्क के साथ ऐड कर सकते हैं, ये शरबत ले सकते हैं। उसके साथ आप ये बेसल सीड्स, तुखमलंगा, जिसमें खुद भी उसमें भी वाटर कंटेंट ऐड कर रही हूँ, वाटर कंटेंट उसमें भी होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप उसकी तरफ जाइए, खाइए सबसे पहले रोज़ा खोलने के साथ, कि उसमें खुद पानी की मकदार ज़्यादा। और फिर आप डिवाइड कर लेना कि आपने सहर तक, जब तक कि आप जाग रहे हैं, तो आपने कितना पानी आपने पीना है। अच्छा, इससे डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि लोग जब इफ्तार करते हैं ना तो सीधा ठंडा ठंडा शरबत
गटक लेते हैं जो सामने रखा हो। लेकिन ज़्यादा तो देखें अब गर्मियाँ भी आ रही हैं तो रूम टेम्परेचर वैसे रेकमेंडेड है, लेकिन रूम टेम्परेचर तो नहीं लिया जाएगा। रूम टेम्परेचर हाँ गर्मी में बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यही है कि बहुत ज़्यादा उसको आइस के साथ ना इतना ज़्यादा ठंडा ना पिए कि आपके आगे दूसरा रोज़ा रखने में बीमारियां आपका स्टमक पे कितना असर पड़ता है ये बताइए। ठंडे ठंडे बिल्कुल एम्प्टी स्टमक पे जब आप इतना कुछ ठंडा नहीं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते हम लोग। रेकमेंडेड नहीं है इतना चिल्ड आप उसके कितना होना चाहिए, क्या टेम्परेचर जो है आपका रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा आप मैंने देखा है कि लोग ड्रिंक्स बना रहे होते हैं इसमें क्रश्ड आइस एग्जैक्टली या ड्रिंक इतना ठंडा होता है कि क्रश लग रहा होता है वो ना आपके ना जब इतना ठंडा लेते हैं तो आपका एक आपको फील होता है कि आप रोज़ा खोलने के बाद आपके सर में भी दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा तो ये भी इन्हीं वजूहत कराची वालों को तो आपको पता है ना क्यों सर में दर्द होता है, चाय के जो हम तो यही सारी वजूहत कराची वालों को तो जब तक चाय ना मिले वो हमारा जो है ना वो काम करता नहीं है दिमाग, स्पेशली मेरा। जब तक मेरे अंदर ना डॉक्टर साहब 2 कप चाय ना जाए ना उफ मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। इसके लिए भी मैं आपको एक टिप दूंगी कि सहरी में जैसे सहरी का टाइम आपका ख़त्म हो रहा है तो आप बिल्कुल एंड में चाय ना पिए। अगर आप टाइम ख़त्म होने के वक्त चाय पियेंगे ना तो आपको पूरे दिन में प्यास लगने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल तो आप बीच में चाय पी लें, बेशक एंड में आप योगर्ट कुछ इस तरह, लेकिन कोशिश करेंगे एंड में पानी ले लें, चाय पानी पिए चाय के बाद, लेकिन चाय मिडिल में रखें कि आपने जी अच्छा चाय के बीच में आपने चाय पीनी है। चाय जो है आँख खुलते ही चाय का कप पी ले, दरमियान में भी कप पी ले ताकि जो अंदर की हुड़क है वो आप बिल्कुल तो दरमियान का टाइम रखें वरना फिर आपको प्यास लगने के चांसेस ज़्यादा के चांसेस जो है मज़ा। तो भाई आप सब सुन लीजिए, जो ठंडा पानी तेज़ तरीन ठंडा पानी पीने वाले लोग हैं वो ख़ास तौर पर कि पानी जो है ना वो इतना ठंडा नहीं पीना, सेहत के लिए भी है वो बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। और रेसिपी कार्ड जो है वो नज़र आ रहा है आपको इस वक्त, और 2 अदद अंडों की फेंटने की आपको आवाज़ सुनाई भी दे रही है पीछे से। ये देखिए, ये सुनिए आवाज़, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो अंडे फेंटने का ये हम तैयार करके रख रहे हैं। और अंडों में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया क्योंकि हमें कोटिंग करनी है, वो तो थोड़ा सा फिर फीका एग्जैक्टली तो थोड़ा सा स्पाइसेस भी आप थोड़े से ऐड करेंगे इसके अंदर ताकि कोटिंग में भी ज़रा आपको मज़ा है ना खा के। मैं तो समझती हूँ न्यूट्रिशन रेसिपी आपकी, इसमें एग भी है, इसमें पोटैटो भी है, चिकन भी है, और बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। आप ईद पर भी बना सकते हैं डॉक्टर साहब, ये चीज़ें तो ईद पर कितने काम आती हैं। ईद मिलन, ईद की जो दावतें होती हैं उसमें बच्चे भी कितने शौक से खाएंगे जी। उसके बाद आप दाद वसूल करें अपने घर वालों से। अच्छा, अब इसके बाद ये देखिए, ये हमने उठाया थोड़ा सा चिकन, ये मैंने आपको जब आप बातें करी थी ना डॉक्टर साहब तो मैं ये जो गूंद रही थी आटे की तरह वो यही था। और उसके बाद ये आपने जो हड्डियाँ निकाल के खुश करके रखी हुई हैं, आप ये देखिए हर एंगल से, ये देखिए सूख चुकी हैं। ये आपने बस इसको इस तरह से अंदर करके और फिर इसके इर्द गिर्द इसको दबाना है ताकि ये अलहदा ना हो। ये देखिए आप, और फिर इसको ऐसे वापस से ड्रम स्टिक की सी शक्ल, ये देखिए फोकस करके दिखाइए ज़रा, ये देखिए ये वापस से वैसे ही जैसे चिकन लेग होता है बिल्कुल वही जो बॉईल करने से पहले इसकी शक्ल बहुत टेम्पटिंग भी लगता है। ओ यस बिल्कुल, मुझे तो ये इतना अच्छा लगता है कि एक जायका भी बहुत है, हेल्दी भी है। अब वो डिपेंड करता है कि लोग डीप फ्राई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मैं तो अभी डीप फ्राई करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा और ऑप्शंस भी हैं। आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पास। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब आप ये बताइए, आपके घर ये सबरूसे का चिकन समोसा है और निकट वगैरह आते हैं? बहुत अच्छा इनका ये जो उन्होंने नई ये लॉन्च की है बहुत, और इसमें जो समोसे भी हैं बहुत फिलिंग है। वो समोसा कचौरी खाई है आपने इनकी, क्या वो क्रिस्पी है भाई, बिल्कुल क्या क्रिस्पी कचौरी है वो जो होती है ना ठेले वाली कचौरी, उसका जो क्रिस्प आता है वो सबरूसों के क्रिस्प के और बहुत अच्छा ऑप्शन है कि साफ सुथरे तरीके से वो अपनी भाई अपनी क्वालिटी और के बजाय हम हेल्थ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो। और मैं इसको चाह रही हूँ कि अच्छे से फिक्स कर करके इसको लगाऊँ। मैं सारी बनाना चाह रही हूँ ताकि अच्छा ज़रा जितनी ज़्यादा बन जाएंगी तो हमारे जो पीछे खड़े हुए हैं कैमरे के ऊपर PCR वाले इधर उधर सबको मिल जाएंगे क्योंकि रोज़ाना ना हमारा ये चल रहा होता है, कहाँ गई अफ्तार कहाँ गई, उधर जो खड़े सब पता है उनको कहाँ जाती है। अपने मज़े की चीज़ें तो जाहिर है वो मज़े की तो बनती हैं माशाल्लाह। मेरा बस चले तो डॉक्टर साहब मैं यहाँ देख बनाऊँ सबको खिलाऊँ, लेकिन टाइम भी कम होता है और ये कि वो भी तो अब ये है। डॉक्टर साहब वैसे आप पराठे बनाना जानती हैं? बिल्कुल जानती हैं पराठे बनाना? हमारे पास ना पराठे हैं वैसे, अगर आप चाहें तो बना सकती हैं पराठे। ये देखिए ये चिकन चीज़ पराठा सबरूसों के, ये देखिए भाई फोकस कीजिए इसके ऊपर, ये इतने गजब के हैं, इनको आप सहरी में इफ्तार में
बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी आप इसको दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए डॉक्टर साहब आप इसको ज़रा खोलें और फिर इसमें से हम बना लेते हैं 2 पराठा, बिल्कुल, ताकि एक अच्छा सा कॉम्बो बन जाए। फिर मैं इसको आपको खोल के दूँगी। दूसरा ये कि डॉक्टर साहब एक चीज़ जी, ये जो शिया सीड्स वगैरह होते हैं जी, मैं समझती हूँ, मुझे तो ये खुद से बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो पानी में भी डाल के पी लेती हूँ जी। तो आप ज़रा इसके ऊपर भी रोशनी डालें, सिंस यू आर न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप इसको ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि ये जो इसको सादे पानी में पिएं तो कितना फ़ायदा है, या अगर आप किसी मशरूब में या पुडिंग में इसको डाल देते हैं, लाइक वो यू नो वो शिया पुडिंग, वो जो शिया सीड पुडिंग बनती है, कितना फ़ायदेमंद है स्पेशली रमज़ान में अगर आप इसको लेते हैं तो? देखिए सादे पानी की अपनी उसकी अलग इफ़ादियत है, लेकिन अगर आप मशरूब में भी बना रहे हैं, अब जैसे ये इतना ज़बरदस्त आपके पास ये गुलबहार शरबत रखा है, तो इसमें जाहिर है आपको एडेड शुगर की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें रिफाइंड शुगर शामिल होती है, तो आप इसमें भी चिया सीड्स ऐड करके एक बेहतरीन मशरूब तैयार कर सकते हैं। और आप जो पूरे दिन के लिए, मुझे ऑयल आप दें। मैं बिल्कुल मैं देती हूँ आपको ऑयल। ये देखिए ऑयल तो यहाँ मिलेगा आपको बढ़ के, डालडा इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह आपको डालडा ही डालडा। ये देखिए हल्का सा हम इसको पैन को ऑयल करेंगे। जी जी बिल्कुल। इफ्तार के बाद जो अभी आप बॉटल बना के रखें ना, वो आप इसको थोड़ा सा ऑन कर सकते हैं मेरे हाथ। श्योर जी। तो इफ्तार के बाद जो आप नहीं, इफ्तार में तो आप लेंगी, लेकिन एक पानी की बोतल जो आप बना के रखेंगी अपनी इफ्तार से लेकर जब तक आप सो नहीं रहे तब तक आपको चिकन पीने के लिए, तो उसमें भी आप चिया सीड ऐड रखें। अच्छा, सादे पानी में भी ना, स्पेशली सहर, बिल्कुल, और रमज़ान में ख़ास तौर पर, रमज़ान में ख़ास तौर पर। हाँ सही सही सही। और वैसे अगर जो चिया सीड्स पुडिंग में डालते हैं उसका, और चिया सीड्स उसमें भी देखें वो इतना, उस पे ओमेगा 3 है, उसमें भी बिल्कुल ये भी हाई प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन है और ओमेगा 3 है, उसके आपके लिए बहुत बहुत हेल्दी है। अच्छा ये भी बताएं मुझे कि तुख मलंगा और चिया सीड्स ये दोनों बहन भाई हैं? एक ही फैमिली के, एक ही फैमिली के ना, कजन सिस्टर्स हैं, कजन सिस्टर समझ लें बिल्कुल। और इनकी और भी कोई फॉर्म है, मतलब चिया सीड्स हो गए, एक तुख मलंगा हो गया, और बेसल सीड्स बोल देते हैं जी, चिया सीड्स बोल देते हैं। अच्छा, ये एक ही उसके हैं, अब थोड़ा सा वो है साइज डिफरेंस है। अच्छा, थोड़ी फायदे सबके ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, आपको वही ओमेगा 3 उसमें भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेंगे, जो भी अवेलेबल हैं आप वो बना के। अब कोई चीज़ ना वो ये नहीं करेंगे अगर हमारे पास नहीं है तो हम वो चीज़ नहीं खा सकते। ओके, जो भी अवेलेबिलिटी है बना लें। अच्छा वैसे कहते हैं कि दही जब आप खाते हैं तो आपको प्यास नहीं लगती है, सहरी में अगर आप 1-2 चम्मच खा लें, तो ये मिथ है या इज इट ट्रू? नहीं, इट्स ट्रू कि आपका योगर्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अब हमारे पास ना टाइम भी बड़ा कम रह गया है, आपसे बातें करते करते जो है ना मेरा टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा यहाँ पे एक अदद प्लेट हम ये आप ले लीजिएगा, इसके अंदर आप निकाल लीजिएगा, फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी जब मैं इसको फ्राई करना शुरू करती हूँ, ताकि हम इसको टाइमली सर्व भी कर सकें। तो भाई डॉक्टर साहिबा के आने से, न्यूट्रिशनिस्ट साहिबा के आने से जो ये हुआ फ़ायदा हमें कि हमें इतनी सारी बातें पता चल गई कि क्या चीज़ मिथ है और क्या चीज़ जो है वो हमें करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक बात का ख्याल रखना है कि आपने रमज़ान में सॉल्ट और शुगर का इस्तेमाल कम करना है। अच्छा इसको ज़रा आप लोग क्लोज कर लीजिएगा कैमरा। तो ये देखिए मैंने अंडे में डिप करके इसको ब्रेड क्रम्ब के साथ दिया, और मैं सारे एक साथ करने वाली हूँ क्योंकि वी हैव ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट, ताकि मैं सारे एक साथ फिर अंदर डाल भी दूँ। ये देखिए कुछ भी नहीं करना। और ये अगर आपका चिकन बॉयल हुआ है, रखा हुआ है, तो ये झटपट रेसिपी है, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए बस ये ऐसे ऐसे डालना है, और ये आपने, मुझे थोड़ी सी जल्दी हो रही है इसलिए मैं इधर उधर कुछ कर रही हूँ इसको, अदरवाइज़ ये बन जाएगा। अच्छा इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मुझे ज़रा डीप फ्राइड इसलिए अच्छी लगती है कि ना वो उसकी शक्ल बड़ी मज़े की निकल के आती है ना। जब तक डीप फ्राइड ना हो ना दिल को सुकून भी नहीं आता, पता नहीं क्यों, मेरा एक है ये हमारी रिवायात है, ये रिवायात है। कौरमे में भी स्पेशली जब वो लाल लाल सा उसके ऊपर ना है ना, शोरबे के ऊपर वो लाल रंग का तेल, मेरे दिल को सुकून नहीं आता, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं खुद भी बहुत करती हूँ कि भाई डाइट और ये और वो, लेकिन मैं समझती हूँ में एक बार डीप फ्राई कर लें, बाकी आप दूसरे कुकिंग ऑप्शंस। हाँ एग्जैक्टली। नहीं मुझे लगता है वंस इन अ ब्लू मून हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून करने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है जी। अच्छा इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं आप, कि एक मरतबा आपने करके वापस से अंडे में डिप करके, अगर आप चाहते हैं कि थिक कोट करें जी। अब मैं इसको करना शुरू कर रही हूँ। ये देखिए क्योंकि मुझे पता है सारे हम एक साथ निकाल लेंगे। ये देखिए डॉक्टर आप थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा इसकी। ये देखिए कितना ये उड़ा रहा है पानी, आपको देख देख के खुश हो रही है। ये देखिए जनाब, ये देखिए। और मैं साथ साथ धो लूँ अपने हाथ ही।
और इसका असल मज़ा यही है कि ये झटपट जब तैयार हो जाता है ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है देख के कि बस आप काम भी करते जा रहे हैं और आप चीज़ें भी अपनी निकालते जा रहे हैं, साफ़ करते चले जा रहे हैं। आप खुद बनाती हैं अपने घर में? जी बिल्कुल। अच्छा, आप अपने खुद घर में सारा कुछ खुद ही से मैनेज करती हैं? जी हाँ बिल्कुल, कुकिंग का शौक भी है और शौक भी है आपको कुकिंग का? बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बस नहीं चल रहा था कि मैं जगह चेंज कर लूँ। अच्छा चलिए, बस नेक्स्ट टाइम मैं खड़ी होंगी और आप बता लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम ये हम ऐसे कर लेंगे। बिल्कुल। तो हम पराठे की खुशबू भी देखें कितनी, आपका पता चलता है कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। डालडा, बिल्कुल जी, जहाँ डालडा वहाँ ममता। और मैं समझती हूँ कि बस डालडा ही डालडा होना चाहिए, क्योंकि डालडा जो है ना वो बेस्ट है। बिल्कुल। और अब तो आपको पता है थ्रू आउट रमज़ान उन्होंने बड़ी अच्छी बचत निकाली है। 250 अप टू 250 आप उसको जो है बचत पैक आपको मिलेंगे जी। और उसके अलावा नई पैकेजिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। ना बदला रमज़ान, ना बदली रमज़ान की बरकतें और ना ही बदला डालडा। ये देखिए, बस ये देखिए, ये देखिए, देख रही हैं आप क्या खूबसूरत। मेरे ख्याल से मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ ताकि ये ज़्यादा एग्जैक्टली, तो फिर वो उसी में तो ये मैं उठा लेती हूँ ऐसे कर करके। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं ऑयल की अपनी एक खुद भी एक फ्रेग्रेंस होता है और डालडा की खासियत है, डालडा की अपना फ्रेग्रेंस एक अपना है। और वो जैसे दूसरे कोई तेल आप देखें ना, उसमें थोड़ी सी हीक आना शुरू हो जाती है। डालडा में ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, तभी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आप देख सकते हैं ये कितना गोल्डन मैंने इसको निकाला है, और मैंने इसको निकाला है टिश्यू पे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पे लग जाए। और ये मैंने इसको पराठे भी तैयार हैं, ये डॉक्टर ने बनाए हैं पराठे और मैंने बनाई हैं स्टिक्स। ये आप देख सकते हैं स्टिक्स निकल आई हैं। फुल मील है ये हमारा, फुल कंप्लीट मील हमने बना दिया है। हमने फ्रूट चाट ऐड करनी है, गुलबहार शरबत रखना है और ये हमारा फुल इफ्तार तैयार। फुल इफ्तार जो है वो तैयार हो गई है और हम सिर्फ इसको क्लोज़ करने लगे हैं। मैं समझती हूँ कि मैं सिर्फ, और इसके साथ आप कोई भी चटनी, बारबेक्यू सॉस, जो आपका दिल है, केचप, जो आप चाहते हैं वो आराम से इसके साथ रख सकते हैं। इसको ज़रा फोकस करके दिखा दीजिए क्योंकि हम बस ब्रेक में जाने ही वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सब देख लें। रेसिपी कार्ड जो है वो आपको नज़र आता रहेगा और अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो नो वरीज, आप इसको रिपीट पे देख सकते हैं। सुबह 9 बजे हमारा रिपीट आता है तो आप ये देख सकते हैं। अब ज़रा क्लोज शॉट कर लीजिए जनाब। ये हो गई रेसिपी तैयार, अरबिक स्टाइल चिकन ड्रम स्टिक्स और हमने साथ किए सब्रूसों के पराठे सर्व। तो ये थी आज की हमारी इफ्तार। डॉक्टर साहब इफ्तार करके जाइएगा प्लीज़ एंड थैंक यू सो वेरी मच आने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। जनाब ब्रेक का वक्त हो गया लेकिन कहीं जाना नहीं है क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं दुनिया बोले हैं रमज़ान स्पेशल और अब है सेगमेंट आलिम के बोल। इस सेगमेंट में हमारी कोशिश होती है कि लोगों को उन मसाइल का हल बताएं जिससे इनकी ज़िंदगी आसान हो। और बहुत ही कभी कभी इतने सादा मसाइल होते हैं लेकिन क्योंकि लोग जो हैं उनसे नावाकिफ़ होते हैं, इसीलिए आज हमने दावत दी है मुफ्ती अबी मोहम्मद साहब को ताकि उनसे हम ऐसे मसाइल डिस्कस करें कि जो रोज़मर्रा के हैं दौरान रमज़ान। और हमें तो बीइंग मेज़बान बहुत मसाइल ये दरपेश आते हैं, तो ना सिर्फ ये बल्कि घर में जो ख़ातीन हैं या फिर दीगर भी जो अफराद जो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं उनको ये मामला जो है दरपेश आते हैं। तो मुफ्ती साहब के पास चलते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर अब क्योंकि आपके चेहरे पे तो कुदरती नूर है इसलिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन हम बेनूरों को ज़रूरत पड़ जाती है। अब ये चाहे हम मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ उसमें हमें कुछ टचअप करना पड़ता है, कुछ मेकअप, इस तरह ख़ातीन का एक बहुत बड़े मसाइल हैं, वज़ू के मामलात हो जाते हैं। तो आज इस बात पे रोशनी डालें कि मेकअप अगर कर लिया है और अब वो हटा नहीं सकते तो उसमें वज़ू के क्या मसाइल आते हैं, उसमें वज़ू कैसे कर सकते हैं, क्या पूरा मुकम्मल उसको साफ़ करना होगा फिर वज़ू करना होगा, और जो जैसे हमारे पेशे में अब हमें बार बार उतारना और बार बार वज़ू करना ये थोड़ा सा मसला आ जाता है। 2 घंटे बाद तैयार होना पड़ता है। जी 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 ये है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी रोशनी फरमाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो मसाइल हैं जो बेशुमार मरतबा मदारिस में आ चुके हैं, इफ्ता में आ चुके हैं, डिस्कस हो चुके हैं, जिनके जवाबात मौजूद भी हैं, दिए भी जा चुके हैं। अलबत्ता फिर भी इंफॉर्मेशन का एक सिलसिला जारी रहता है कि आपके तवज्जुह से, प्लेटफार्म से अच्छी बात पहुँचनी चाहिए। और रमज़ान के बाद हमने भी देखा कि मोबाइल पे अक्सर मैसेज आए रहते हैं ख़वातीन के, बहनों के, बेटियों के, बच्चियों के, बिलखुसूस वो बच्चियाँ जिनकी नई नई शादी होती है और ऊपर से रमज़ान भी होता है। तो इसमें एक वाज़ेह बात यह है कि ऐसा मेकअप जिसमें जिल्द तक पानी पहुंचना माने हो, उसे तो उतारना पड़ेगा बाहर सूरत वज़ू के लिए, अगर आपने वज़ू करना है। और ऐसा मेकअप जिस तरह हम लोशन लगा लेते हैं या हल्की सी क्रीम लगा लेते हैं और वो जिल्द का हिस्सा बन जाती है, जिस तरह रंग की सूरत होती है, मेहंदी है वो उसका रंग होता है मगर जिल्द को पानी पहुँचता है। तो अगर वो जिल्द में पानी पहुँच रहा है, ऐसा मेकअप है, तो फिर वज़ू हो जाएगा। अलबत्ता उसकी बेहतरीन सूरत जो है वो ये है कि आप अगर कहीं तैयार होना है, कहीं फंक्शन में जाना है या शो करना है या प्रोग्राम में बैठना है, तो आप वज़ू पहले से कर लें, पहले से कर लें तो उसमें कोई चीज़ माने नहीं होगी। लेकिन जनरली ख़वातीन के साथ ये ज़रा मसाइल आ जाते हैं हमारे साथ कि अदरवाइज़ भी अगर आप मेज़बान नहीं भी हैं, घर पे भी इफ्तार में जाना है, तैयार होना है, 4 बजे से आप तैयार हो गए, लेकिन अब वज़ू जो है वो आपका नहीं रहा, लेकिन आप तैयार हैं बिल्कुल। तो बाज़ औक़ात मैंने देखा है ख़वातीन जो है वो तयम्मुम कहा जाता है, तयम्मुम जो है वो कर लेती हैं। या हम कहीं दूर इफ्तार पे जा रहे हैं, सफ़र में हैं, 2-3 घंटे में हैं पहुंचने में, और फिर आपका वज़ू नहीं रहा लेकिन आपने मेकअप, तो अब अगर आपको तयम्मुम करना है तो क्या आपको पहले वो मेकअप रिमूव करना है या आप उसके अदरवाइज़ भी कर सकते हैं? ज़िंदगी रखते हैं लाइट सी, तो वो मेकअप जो होता है वो बहुत लाइट सा होता है। तो उसकी तरतीब ये होती है कि आप उस वक़्त मेकअप करें जब आपने वज़ू करना हो, तो वज़ू पहले कर लें। और अगर वहाँ जाने के बाद भी आपका वज़ू ख़त्म हो चुका है तो ऐसा मेकअप हो जो दोबारा आप जल्दी से कर भी सकें, उसका उतारना भी आसान हो। बाकी तयम्मुम के जो हकामात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप मेकअप किया हुआ है, आप उस सूरत में पानी मौजूद है और आप तयम्मुम करना चाहें तो आप तयम्मुम नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। तयम्मुम जो है वहाँ है जहाँ आपको पानी नहीं मिल रहा या आपकी जान को ख़तरा है या आप सफ़र में ऐसी हालत में हैं कि इज़्तिरारी कैफियत है, आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, वज़ू पानी तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन पानी है भी तो आप उसे हाथ नहीं लगा सकते कि शायद जहरीला होगा या दुश्मन का डर है या बॉर्डर पर हैं या ऐसे मसाइल हैं। तो तयम्मुम की कैफियत बिल्कुल डिफरेंट है। मेकअप का साथ तयम्मुम का किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने कहीं नमाज़ पढ़नी है तो मेकअप की वजह से आप तयम्मुम नहीं कर सकते, ये वाज़े तौर पे फतवा है। अच्छा, मेकअप की तो चलें, ये बात बहुत हद तक आपने इसको वाज़े कर दिया है। जी। अब आ जाते हैं खुशबू के लगाने पे। जी। खुशबू चाहे इत्र हो, ऊद हो, ये तो हमारे यहाँ पसंदीदा समझा जाता है, ठीक है। रोज़े की हालत में क्या हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये पहले तो ये बताइए। जी। खुशबू रोज़े में भी लगाना सुन्नत है और रोज़े के बगैर भी लगाना सुन्नत है, ठीक है जी। खुशबू वो अमल है जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बड़े खूबसूरत अल्फाज इरशाद फरमाए। 3 चीज़ों से इंसान की सेहत बनती है, गोश्त से, खुशबू से, गुस्ल से। इन तीनों चीज़ों का ताल्लुक़ इंसान की सेहत के साथ है। ऐसी खुशबू जिसके ब्रांड के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हों, जिस तरह इत्र होता है, ऊद होता है, ऊद कम्बोडी होता है, मिस्क वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उनको इस्तेमाल करें जिसमें आपको अल्कोहल का ख़तरा कम से कम हो, लेकिन आप उनको हर सूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, बहालत रोज़ा भी और बग़ैर रोज़े की भी। सही है। जी। तो अच्छा, वैसे कहना मतलब सुनते हैं हम कि जी ख़वातीन को खुशबू नहीं लगानी चाहिए तेज़ वाली, तो ये वाला इत्र नहीं लगाना चाहिए, तो इस्लाम में क्या वाकई ऐसी कोई ममानियत है ख़वातीन के लिए? इस्लाम में ये है कि औरत खुशबू लगा के बाहर ना निकले। वो इस्लामी अहकामात को देखेंगे तो फिर वो हमारा भी फ़र्ज़ बन जाता है कि हम बात वही करें जो कुरान और सुन्नत में है। तो जिस तरह एक पर्दे के बगैर औरत का बाहर निकलना मना है, इसी तरह खुशबू लगा के भी औरत का बाहर जाना मना है। तो खुशबू औरत को जो लगाने का हुक्म है वो सिर्फ़ अपने घर में अपने मियाँ के लिए या अपने शौहर के लिए इसी की इजाज़त है। बिल्कुल। अच्छा, अब ज़रा एक और मौजू है बहुत अहम, हमने मेकअप की बात कर ली, सारी चीज़ें कर ली हैं। ये यकीनन बहुत मरतबा मुतादिद बार ये सवाल हुआ होगा, लेकिन क्योंकि आने वाली नस्ल है जिसका ज़्यादा वक्त अब इंटरनेट पे गुजरता है, जो कि मालूमात की खोज में लगी रहती है, लेकिन ठीक मालूमात उस तक पहुँचे ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है। तो वो मामलात दौरान रोज़ा
कि जिससे रोज़ा टूट सकता है? बहुत से लोग कहते हैं कि क़े आने से रोज़ा टूट जाए, या फिर अगर इंजेक्शन लगवा लें तो उससे नहीं टूटता, सिर्फ दवा खाने से टूटता है। मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत बारीक मामलात हैं, बहुत ही छोटे मामलात हैं, लेकिन इसके असरात बहुत बड़े होते हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से क़े वाले मामला से शुरू करते हैं। जी, क़े वाला मामला जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपको मुख्तसर आई है तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, इतनी क्या है ये कि आपकी तबीयत में मज़ीद जो है ना वो कोई हिजान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कि खुल कर आ गई है, इतनी ज़्यादा आ गई है कि आपकी तबीयत बिल्कुल बोझ महसूस कर रही है, उसका आपका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अफ्तार तक आपने खाना पीना कुछ नहीं है। अगर क़े मुख्तसर आई है और उसमें क़े के चने के दाने के बराबर भी अगर क़े वापस अंदर चली गई है तो उस सूरत में भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। उसकी एक रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी, जो आपने रमज़ान गुजरने के बाद एक रोज़ा उसकी क़ज़ा रख लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं उन मरीज़ों पे। वैसे तो हमारे यहाँ ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई बीमार है वो नहीं ज़ाहिर सी बात है रखेगा रोज़ा, लेकिन कुछ मामलात में ऐसा हो जाता है कि अचानक से अगर तबीयत की नासाजी हो गई, अब जैसे भाई आजकल अब कराची में मौसम बड़ा अच्छा था, अब गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो लोगों को इसका एहतमाम भी करना चाहिए। अब फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है बीच में, और अब उसको बहुत से लोग तो इस चीज़ को मुफ्ती साहब रेजिस्ट करते हैं कि मेरा रोज़ा है, मैं कोशिश करूं कि मैं निकाल लूं। मैं चाहूँगा पहले इस पे ज़रा आप गुफ्तगू फरमाइए कि इसमें कितनी सख्ती है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो क्या मैं अपने आप को रेजिस्ट करूं, या फिर मेरे पास इतनी गुंजाइश है कि मैं उस वक्त दवा की तरफ जाऊं और फिर जो मेरा या तो मामला क़ज़ा हो गया, मकरूह हो गया, उसको आगे जाके फिर हल कर सकूं? देखिए, हर बंदा अपनी तबीयत को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मैं शाम तक बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और अगर एक बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी तबीयत पर इतना ज़्यादा बोझ है कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने का ख़तरा है, वो पहले से बीपी का मसले चल रहे हैं, पहले से शुगर के मसाइल चल रहे हैं, और फिर भी वो अपने तक़वे की बुनियाद पर उसे ले जाना चाहता है, तो मेरे ख्याल में वो शरीयत की सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। उन्हें शरीयत की सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। और शरीयत ने क्या सहूलत दी है? शरीयत ने सहूलत ये दी है कि वो अगर अपना रोज़ा, उसको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो वो ले लें, उस रोज़े की बाद में क़ज़ा कर ले। और अगर एक बंदा बहाना बनाता है और वो रोज़े को शाम तक ले जा सकता है, लेकिन फिर भी वो बहाना बनाकर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, तो मेरे ख़्याल में उसे ये नहीं करना चाहिए। इससे वो गुनहगार होगा, क्योंकि अगर उसकी तबीयत, उसके जिस्म में इतनी ताकत है, इतना फ़रबा है, इतना वज़न है, इतनी कैपेसिटी है कि वो शाम तक रोज़े को ले जा सकता है, तो उसे बहर सूरत ले जाना चाहिए। और जो इंजेक्शन का ताल्लुक़ है, इंजेक्शन का आपने जिक्र फरमाया, इंजेक्शन दो तरह के होते हैं। एक इंजेक्शन होता है पेन किलर लगता है गोश्त में, उससे रोज़ा आपका बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, कोई असर नहीं होगा। लेकिन जो वेंस का इंजेक्शन होता है वो लगाना ममनू है, क्योंकि उसके ज़रिए बाकायदा आपको एक खुराक दी जाती है। जिस तरह ड्रिप लगाते हैं तो ड्रिप के ज़रिए आपको ऑक्सीजन मिलती है, खुराक मिलती है, तवानाई मिलती है, कमज़ोरी ख़त्म होती है, तो उसका रोज़े में लगाना ममनू है। यानी मसल में इंजेक्शन लगाया जा सकता है, आई भी नहीं किया जा सकता है। जी, अच्छा, अब एक और मसला, बहुत सारे लोग जो है वो रोज़े को अपने ऊपर हावी या तारी करने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा माशरती मसला है कि जनाब अगर कहीं, और ये बुनियादी तौर पे ये दिखावा है, दिखावा तो वैसे ही मना है, चाहे आप जानवर ला रहे हो कुर्बानी के लिए, चाहे आपने कोई नई पोशाक ज़ेबतन की हो, या आपने रोज़ा रखा हो। जी जी, हमारे यहाँ होता है कि जी आप आए हैं, बैठे हैं, जी भाई क्या हाल है, बस यार रोज़े से हूँ मैं, तो बस मुझसे गुफ्तगू ना करे तो बेहतर है, बस मुझसे काम नहीं हो रहा तो बेहतर है। ये अपने ऊपर इमाम बुखारी जो है ना, जो बुखारी शरीफ में पहली हदीस लाए हैं ना, वो इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी हर अमल का दारो मदार अल्लाह ताला ने। आपने अल्लाह को देखा तो नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। बेशक तो अल्लाह की रज़ा के लिए करना बुनियादी तौर पे उसमें नीयत का बड़ा इंटरफेयर है कि आप नीयत किसके लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने तीन चीज़ों को शिरक करार दिया, और रोज़े को शिरक करार दिया अल्लाह के नबी ने, नमाज को शिरक करार दिया, सदक़े को, मन सामा यराई फ़क़द अशरक, मन सद्दक़ा यराई फ़क़द अशरक, मन सल्ला यराई फ़क़द अशरक। किसी वक्त ऐसा उनसे होता है कि इंसान पढ़ रहा है नमाज मगर शिरक होती है कि वैसे मैं नमाज रूटीन में पढ़ रहा था, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने, मेरे नमाजियों ने, मुतल्लिकीन ने देखा तो मैंने सजदा लंबा कर दिया, रुकू लंबा कर दिया,
तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अब तुम्हारी नमाज अल्लाह के लिए नहीं रही, ये शिरक हो गई, ये गैर के लिए हो गई, अल्लाह के गैर के लिए। तो इसी तरह रोजे की मिसाल है कि मैं रोजे से हूँ, मेरी तबीयत पर बोझ है, आप इस वक्त मुझसे बात नहीं कीजिएगा। ये तो रोजा अल्लाह के लिए नहीं, ये शिरक है जिसके ऊपर पूरा प्रोग्राम निकालते हैं। लेकिन वक्त अब खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। तो आज की बहुत शुक्रिया, आज के शो से इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और सोनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।